हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने इसी टॉपिक में इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में गुप्तोत्तर काल में जो विभिन्न वंश हुए उनके बारे में जाना था। साथ ही हमने हर्षवर्धन के बारे में जाना था कि किस तरह से उन्होंने विजय अभियान चलाया था। आगे हम आज बात करने जा रहे हैं गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हर्षवर्धन की प्रशासनिक एवं धार्मिक नीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के प्रशासन की बात करते हैं तो हर्ष ने जिस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया था, वो एक साम्राज्य का विस्तार के साथ साम्राज्य निर्माता होने के साथ ही कुशल प्रशासक भी था, जिसने एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसका वर्णन बाणभट्ट के हर्षचरित में मिलता है। साथ ही जो प्रशासन व्यवस्था है उसको ह्वेन-त्सांग ने भी अपनी किताब सी यू की में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो जो हर्षवर्धन के समय पर सामंती व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, और वो इसलिए भी थी क्योंकि उस समय पर जो प्रथा चलती आ रही थी, जो भूमिदान की प्रथा थी, जो हम ये कह सकते हैं कि जो हर्ष काल था ये गुप्त काल से संबंधित जो भी प्रशासन व्यवस्था थी उसको ही इसमें चलाया गया था, या ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। लेकिन जो गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, सेम जैसे कि हम ये बात करते हैं, जो गुप्त काल में हमने देखा था कि जो भूमिदान प्रथा चल रही थी वो हर्षवर्धन के काल में भी चल रही थी। तो इस तरह से अगर सामंती व्यवस्था की बात करते हैं तो ये इस काल में और सुदृढ़ होने लगी थी। जो भूमि अनुदान की अगर हम बात करते हैं इस समय पर, तो जो अधिकारी हुआ करते थे, जो सैनिक होते थे, उनको नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान की जाती थी। इसी तरह जब हम ह्वेन-त्सांग की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेन-त्सांग आया था, जिसने अपनी किताब में जो हर्ष है उसके प्रशासन की व्यवस्था को बताया है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो सम्राट की दिनचर्या थी वो कुछ 3 भागों में विभाजित थी। अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो ये पहला भाग, जो ये पहला हिस्सा था, ये प्रशासनिक कार्यों के लिए था, और अन्य 2 हिस्से जो थे वो धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो ह्वेन-त्सांग है, इसने हर्षवर्धन के काल में कानून व्यवस्था को कठोर माना है, क्योंकि इस समय पर क्या होता था कि जो भी अपराध होता था उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। हर्षवर्धन के काल में जो सेना होती थी वो चतुरंगिणी सेना थी, जो कि युद्ध के समय पर अपने सामंतों से सहयोग प्राप्त करती थी। जो सामंत होते थे, ये प्रत्येक सामंत युद्ध के समय पर निश्चित मात्रा में घोड़े और युद्ध के लिए जो अरल सैनिक होते हैं वो सामंतों की तरफ से मिलते थे। तो सामंत जो होते थे वो अपनी, इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो हर्ष का प्रशासन था ये सामंतिक था और विकेंद्रीकृत था। मतलब यहाँ पर जो सामंत होते थे वो भी प्रशासन में सहयोग देते थे, और अगर विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो उस समय पर केंद्रीकृत शासन न होकर ये शासन प्रशासन और प्रांतीय भागों में भी विभाजित था। तो इस तरह से जो बात करते हैं प्रशासन की, तो ये अधिक सामंतिक और विकेंद्रीकृत था। साम्राज्य का जो सर्वोच्च था ये सम्राट होता था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो हायरार्की थी, इसमें केंद्र था, केंद्र मतलब जो सर्वोच्च था वो राजा था, और उसकी जो शक्तियाँ थी वो प्रांतों में विभाजित थी।
जो राजा की सहायता थी, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करते थे, जो कि सलाह मशवरा के लिए होते थे। राजा को राय देनी है तो उसके लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, और मंत्री को उस समय पर, हर्षकाल के समय पर, अमात्य या सचिव कहा जाता था। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो जो ह्वेनसांग है उसने हर्ष के काल में वहाँ पर रहकर जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका विवरण अपनी किताब में सिंग्यूकी में किया हुआ है। हर्ष ने जिस तरह से जो साम्राज्य विस्तार किया था, तो राज्य जिस तरह से वो राज्य विस्तार कर रहा था और प्रत्येक राज्य में जब वो विजय प्राप्त करता था तो उससे कई उपाधियों से उसने खुद को विभूषित किया हुआ था। जैसे हम बात करते हैं परम भट्टारक, महाराज और सकोतल परनाथ की उसने उपाधि ग्रहण की थी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की, जब उसने विजय अभियान चलाया था तब उसने ये उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन उपाधियों से मतलब यही होता है कि जो हर्ष है उसके अधीन पर अनेक शासक थे और वह उन सबका प्रधान था। तो इस प्रकार हमने जाना हर्ष काल के प्रशासन व्यवस्था को। आगे हम बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था उसको जानते हैं। अगर हम हर्षवर्धन के प्रशासन की बात करते हैं, राज्य विस्तार की बात करते हैं, तो हर्ष ने राजनीतिक और कूटनीति आधार पर राज्य का विस्तार किया था। तो जैसा हमने विजय अभियान में भी देखा था कि जो विस्तार वो कर रहा था वो उसमें उसकी कूटनीति और राजनीति का असर था। तो जिस प्रकार से उसने राज्य विस्तार किया था उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया हुआ था। जैसा आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं, जब उसने विजय अभियान शुरू किया था तो ये उत्तर से शुरू किया था, पूर्व से होते हुए ये पश्चिम के जो क्षेत्र हैं अजंती, खेरा, राजस्थान को इसने कवर किया हुआ था। तो इस तरह से जो ये पश्चिम का क्षेत्र है इसने अपने क्षेत्र में अधिकार में, नियंत्रण में ले लिया था। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपने राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था, उसको एक साम्राज्य का रूप दिया हुआ था। अपने राज्य और प्रशासन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से उसको व्यवस्थित रखने के लिए हर्षवर्धन ने राजकीय आय का भी प्रबंधन किया हुआ था, जिसको हम आगे जानते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं हर्षकालीन प्रशासन में राजकीय आय की कि किस तरह से, किन स्रोतों से राज्य को आय प्राप्त होती थी और वहाँ की आय व्यवस्था कैसी थी। तो अगर देखा जाए तो साम्राज्य की जो आय थी उसका मुख्य स्रोत था भूमि कर, जो कि उपज का 1/6 भाग था। तो इस प्रकार जो किसान होते थे उनको जो भूमि कर है, जो किसान में उपज जो भी वो उत्पादन करते थे उसमें से उनको 1/6 भाग राजा को देना होता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं भूमि कर के अलावा भी आय के अन्य स्रोत थे, जिनको उद्रंग, उपरी कर, धान्य, हिरण्य, भाग, जुर्माना, वन आदि के रूप में बांटा गया है। तो जो ये स्रोत हैं ये सब अपने अपने अलग अलग जगह पे होते थे। जैसे कि हम धान्य की बात कर लेते हैं या हिरण्य की बात करते हैं, उद्रंग की बात करते हैं, ये ऐसे स्रोत थे। जैसे अगर किसान है तो वो अपने उपज का जो भाग दे रहा है वो जो वो फसल के रूप में प्रदान करता था। इस तरह जो जुर्माना होता है, जो दंड वगैरह लगाए जाते थे, तो उस दंड में जो आर्थिक जुर्माना होता था वो एक राजकीय आय का साधन था। वन इत्यादि जो थे वो राजकीय आय का साधन थे। जो भी प्रशासन में अगर हम बात करते हैं, जो राज्य में धन संपत्ति होती थी या जो खजाने वगैरह होते थे या जो हम खनिज इत्यादि की बात करते हैं, उस पर भी राजा का अधिकार था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो स्रोत थे, तो वो आय के जो स्रोत थे वो भूमि कर के अलावा भी कई अन्य स्रोत थे जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ह्वेनसांग ने अपने
संस्करण में ये लिखा हुआ है कि जो राजकीय आय थी ये 4 भागों में बटी हुई थी। इसका एक भाग जो था वो था राज्य के लिए, मतलब जो राज्य के जितने भी व्यय होते हैं, राज्य के व्यय से संबंधित है, जो प्रशासन है, जो राजा है, राजा के जो भी खर्च हैं, जो राजमहल के खर्च हैं और जो राजधानी के खर्च हैं, वो सब का व्यय जो है वो प्रथम पहले भाग में आता था। इसी तरह अगर दूसरे भाग की बात करते हैं तो दूसरे भाग में विद्वानों के लिए एक भाग रखा जाता था, जिसमें जैसे हम अगर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान था और इसके राज दरबार में विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, तो उनके लिए राजकीय आय का एक भाग निर्धारित किया गया था। अगर हम विद्वानों की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के काल में जैसे बाणभट्ट, ह्वेन-त्सांग, ऐसे कई विद्वान थे जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। इसी तरह जो राजकीय आय है इसका तीसरा भाग था अधिकारियों और अन्य जो भी खर्च थे उसके लिए। अधिकारियों के अगर हम जो भी खर्च हैं या जो उनके वेतन है, वेतन तो अधिकतर भूमिदान के रूप में ही दिया जाता था, लेकिन कुछ अलग जो से खर्चे होते हैं वो खर्च राजकीय आय का जो भाग है वो अधिकारियों के लिए होता था। इसी तरह जो अन्य खर्च थे, आदि का कार्य है, ये जो अन्य कार्य हैं वो सब तीसरे भाग में उपयोग होते थे। और जो राजकीय आय का चतुर्थ भाग है इसको धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। धार्मिक प्रयोजन की बात करते हैं तो जैसे हम आगे धार्मिक नीति में बात करेंगे, तो जो हर्षवर्धन था इसने अपने शासन काल में हर 5 साल में एक आयोजन करता था जिसे हम महामोक्ष के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से जो भी धार्मिक कार्य होते थे उसमें राजकीय आय का चौथा भाग प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं तो हर्ष के काल में जो भी राजकीय आय थी ये अधिकतर भूमि के रूप में प्रयोग होती थी। हर्ष के काल में मुद्रा का प्रयोग बहुत ही कम होता चला गया था और जो वेतन इत्यादि था इसका प्रयोग इसमें भी भूमि का ही प्रयोग होता था। तो यही कारण है कि जो हर्ष के सिक्के हैं वो हमें बहुत कम प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह हमने जाना जो हर्ष का प्रशासन है उसमें किस तरह से राजकीय आय की भूमिका थी, क्या प्रशासन व्यवस्था थी। तो इस प्रकार कर देखा जाए तो जो प्रशासन व्यवस्था थी वो भी काफ़ी सुदृढ़ थी। राजकीय आय की अगर हम बात करते हैं तो सब इसमें निर्धारित था, कितना इसमें कर लिया जाना है, किस तरह से राज्य व्यवस्था चलानी है, ये जो महत्व रखता है वो रखता है राजकीय आय। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी हर्षवर्धन के काल में ये सुव्यवस्थित थी। इस प्रकार अगर देखें तो जो हर्षवर्धन है वो ना केवल एक प्रशासक था बल्कि एक विद्वान के रूप में भी इसने काफ़ी रचनाएं की हैं। और माफ़ कीजिएगा, जो विद्वानों को संरक्षण प्राप्त किया था उन विद्वानों ने भी हर्ष के बारे में अपनी रचनाओं में उल्लेख किया हुआ है, जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं हर्ष की। तो अगर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये एक ना केवल एक योद्धा था, ना केवल एक प्रशासक था, बल्कि ये एक विद्वान भी था जिसने अपनी रचनाओं में जो उसकी संस्कृत रचना है जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसे कई नाटकों की रचना भी की थी। हर्षवर्धन के काल में ही बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान थे। अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट की तो बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की रचना की जिसमें हर्षवर्धन के जीवन का उल्लेख किया गया है। हर्षवर्धन के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। इसके जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसका उल्लेख बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में किया हुआ है। हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आया था जिसने भारत की यात्रा की और अपनी पुस्तक सी यू की रचना हर्षवर्धन के काल में की है, जिसमें
जिसमें ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब का विवरण अपनी किताब में किया हुआ है। तो इस तरह जो हम बात करते हैं धार्मिक सम्मेलन की, तो माफ कीजिएगा, जो हर्षवर्धन है अब इसने अपने राज्य में, अपने प्रशासन में, हर्षवर्धन ने प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। तो देखा जाए तो जो हर्षवर्धन है ये पहले से ही बौद्ध नहीं था, इसने आगे चलकर बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण किया था, उससे प्रभावित हुआ था, इसको हम आगे जानेंगे। तो इसी बौद्ध धर्म को उसने बढ़ाने के लिए, जिस संप्रदाय का था, जो हर्षवर्धन है वो महायान संप्रदाय से संबंधित था, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था कि धार्मिक जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया था। इसे मोक्ष परिषद के रूप में जाना जाता है। तो जो ये मोक्ष परिषद होती थी ये प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती थी। तो इस तरह से जो धार्मिक, अगर हम महासभा की बात करते हैं तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में आयोजित की जाती थी, जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो जो हर्षवर्धन है वो एक विद्वान के रूप में था, विद्वानों को संरक्षण भी देता था, और साथ ही जो धर्म की बात करते हैं तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। इसी तरह का एक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीवियस में, जहाँ तक मुझे याद है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इस लेक्चर में ही कवर होते चले जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम जानते हैं हर्षवर्धन की धार्मिक नीति के बारे में। हर्षवर्धन की अगर हम धार्मिक नीति की बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने धर्म के, स्पेशली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम हर्षकाल की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के काल में धार्मिक सहिष्णुता देखी गई है, माफ़ कीजिएगा, हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। हर्षकाल में जो धर्म था ये व्यक्तिगत आस्था का विषय था। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति को किसी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जाए, हर व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता थी। स्पेशली अगर देखा जाए तो हर्षकाल में वैदिक ब्राह्मण और जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये संरक्षित थे। यही हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर, उस काल में इनका वर्चस्व था। हर्ष के पूर्वज खुद भी, जो हर्ष के पूर्वज थे वो सूर्य और शिव की उपासना करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी जो था वो ब्राह्मण धर्म में आस्था रखता था, लेकिन बाद में जो उसका झुकाव हुआ, बाद में जो बौद्ध भिक्षु हैं दिवाकर और चीनी यात्री ह्वेनसांग, इनके सानिध्य में या इनसे प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव उसका होने लगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब जो हर्ष था ये महायान संप्रदाय है, बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय था, उसका मतानुयायी बन गया। और इसी तरह अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म का, जब वो मतानुयायी बना, जब वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी बना, तो इसी संप्रदाय को उसने बढ़ाने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए उसने क्या किया, जो सभाएं होती हैं, बौद्ध सभाएं, उनका आयोजन किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कन्नौज और प्रयाग में इसने महासभाओं का आयोजन किया। प्रयाग में भी प्रत्येक 5 वर्ष में सभा का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। जैसा कि आप यहाँ पिक में भी देख पा रहे होंगे। तो जो हर्षवर्धन था ये ह्वेनसांग से बहुत प्रभावित था, ये जो बौद्ध भिक्षु दिवाकर है उनसे बहुत प्रभावित था, जिसको लेकर वो अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को भी संरक्षण दिया था और बौद्ध धर्म को वो संरक्षण देना शुरू कर रहा था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो छठी महाबौद्ध मोक्ष परिषद थी, इस मोक्ष परिषद की प्रशंसा हर्ष ने भी की है। ऐसा
बताया है ह्वेनसांग ने कि जो ये परिषद थी, जो ये महामोक्ष परिषद थी, इसमें हर्ष की प्रशंसा करते हुए ह्वेनसांग ने बताया है कि इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी, यहाँ तक कि जो वस्त्र उसने पहने हुए थे वो तक दान कर दिए थे और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र उधार लिए थे। तो इस तरह से जो दान पुण्य की बात करते हैं वो उसका वर्णन भी प्रशंसा के रूप में ह्वेनसांग ने किया हुआ है। इसी तरह अगर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूपों का और विहारों का निर्माण कराया और कई बौद्ध मठों को और विहारों को भिक्षुओं को दान में भी दिया। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो हर्षवर्धन था ये ना केवल एक कुशल प्रशासक था बल्कि इसने अपने राज्य का विस्तार तो किया ही राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से, साथ ही विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। जो विद्वान उससे से अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में उसका उल्लेख किया है, जिसे हम आज उसको जान पाते हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं जो उसने धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, उसमें ये हुआ था कि जो लोग सभाओं से जुड़ते थे, जो हर प्रत्येक वर्ष में 5 सालों में जो सभाओं का आयोजन होता था, उससे ये होता था कि जो देश विदेश से, ना केवल भारत में बल्कि देश विदेश से भी लोग और विद्वान इकट्ठे होते थे, धार्मिक गुरु इकट्ठे होते थे। तो इस तरह से जो उसका नाम था वो बढ़ते जा रहा था। तो ये जो एक प्रशासक है उसकी एक ये कुशल नीति थी, वो धार्मिक भी थी और प्रशासन के रूप में भी मानी जाती है। तो इस तरह से हमने आज जाना है हर्षवर्धन की प्रशासन और धार्मिक नीति को। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हर्ष के धार्मिक और प्रशासन व्यवस्था को जाना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कहीं कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है MPPSC 2020 की, वो स्टार्ट हो गई हैं। आप ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस क्लास के साथ ही हम प्रत्येक पर डे आपको 2 लेक्चर तो दे ही रहे हैं, साथ ही इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो भी अभी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनको हम प्रीलिम्स, जो 2020 प्रीलिम्स होगा वो तो अपने लिए, आपके लिए पूरा फ्री है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 500 रुपीज़ का पर मंथ का हमने रखा हुआ है, बल्कि आपके इसमें तो 6-7 महीने में ही आप देखेंगे आपका ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम गुप्तोत्तर काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानेंगे। साथ ही उस समय पर जो कला संस्कृति रही उसके बारे में भी हम क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।